राजधानी एक्सप्रेस भाग 9। वो दोनों लड़कियां हमें देखकर भयभीत हो गई थी। उन्हें शायद समझ नहीं आ रहा था कि ये उनके जीवन में हो क्या रहा था। एक ही दिन में उन लड़कियों की जिंदगी ने क्या से क्या मोड़ ले लिया था। अभी हमारा एक्शन लेने का समय नहीं आया था। तभी मेरी नज़र दरवाजे के बाहर अपने मुखबिर पर पड़ी। उसे वहां देखकर मैंने राहत की सांस ली। अगर यहाँ कुछ भी 19-21 होता है तो हमारी खबर बाहर तक पहुंचाने के लिए अब एक बंदा हमारे साथ और था। मैंने अंजलि का हाथ पकड़ा और राजा ने शिवानी का हाथ पकड़ा। वो चारों गुंडे अब तक एक तरफ खड़े थे। मैंने जद्दन भाई से पूछा, हमारे कमरे तो बताओ, कहाँ जाना है हमें? मैंने जद्दन भाई की ओर देखा। आप तो हमारे विशेष मेहमान हो, आप कोई ऐसे वैसे कमरे में थोड़ी ही जाओगे। वैसे भी आज इन लड़कियों की नथ उतरेगी तो कमरा भी खास ही हो ना आपके लिए। जद्दन भाई अब हमारे कदमों में लेटने को भी तैयार थी। तो जल्दी बताओ, अब सब्र नहीं हो रहा है हमसे, मैंने बेसब्री दिखाते हुए कहा। तभी वही बेड़िया हमें अपने पीछे आने को बोला। हम दोनों उन लड़कियों को हाथ पकड़े हुए उस बेड़िए के पीछे पीछे चलने लगे। अंजलि और शिवानी इस वक्त हमारे साथ सहमी सहमी चल रही थी। शायद इन दोनों लड़कियों की किस्मत अच्छी थी जो महज 24 घंटे में हम इन तक पहुंच गए थे। उस बेड़िए ने एक रूम खोला, फिर उसके साथ वाला दूसरा रूम भी खोल दिया। मैंने 2 501 नोट उस बेड़िए को दिए। वो खींच से निपोड़ता हुआ और हमें सलाम ठोकता हुआ वहां से रुखसत हो गया। मैं अंजलि को लेकर अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखों में वही डर इस वक्त समाया हुआ था जो डर बकरे की आंखों में हलाल करने से पहले होता है। वो भयभीत हिरनी सी चुपचाप खड़ी थी। मैं उसकी मनोदशा को समझ सकता था। प्यार में धोखा खाई हुई लड़की में उसे नहीं कह सकता था क्योंकि वो शायद बॉयफ्रेंड बदलने की आदत वाली लड़की थी या उसे ही सब लड़कों ने धोखा मिला हो। ये कहना मुश्किल था। अंदर आकर उसे मैंने बेड पर अपने पास बिठाया। मुझे इस बात का खतरा था कि हो सकता है कि कहीं हिडन कैमरे लगे हुए हों और कहीं से हमारे ऊपर नजर रखी जा रही हो। इसलिए शुरू में कुछ मुझे ऐसा करना जरूरी था कि देखने वालों को हम असली लड़की के भूखे कस्टमर लगे। इसलिए मैंने अंजलि को अपनी बाहों में जकड़ लिया। प्लीज छोड़ दो मुझे, मैं ऐसी लड़की ही नहीं हूँ, प्लीज छोड़ दो मुझे। हम दोनों को यहाँ धोखे से लाया गया है। अंजलि बोलते बोलते सिसकने लगी थी। तुझे छोड़ने के लिए थोड़ी 1 लाख रुपए उस जद्दन भाई को दिए हैं। तू यहाँ कैसे भी आई हो, आज की रात तू बस मेरी है। ये बोलकर मैंने अंजलि को और जोर से कस लिया था। अंजलि की सिसकियां अब सुबकियों में बदल चुकी थी। देख, ये रोना धोना बंद कर। मुझे लड़कियों का रोना बिल्कुल पसंद नहीं। एंजॉय करना यार, क्यों इस रंगीन रात का सत्यानाश करने पर तुली हुई है। मैंने अपनी शानदार एक्टिंग को जारी रखा। प्लीज छोड़ दो, आपकी मुझ बदनसीब पर बहुत मेहरबानी होगी, अंजलि ने मेरी बाहों में मचलते हुए कहा। देख, अब जब तू यहाँ आ ही गई है तो अब तू यहाँ से जा तो नहीं सकती है। अब तू इसे ही अपना नसीब मान ले। और तू यहाँ किस किस को छोड़ने के लिए बोलेगी? चल, मैंने तुझे तरस खाकर छोड़ भी दिया तो क्या गारंटी है कि मेरे बाद सारे आदमी तुझे छोड़ देंगे? मैं सभी के पैर पकड़ लूंगी, प्लीज मुझे छोड़ दो। अच्छा, एक शर्त पर मैं तुझे हाथ भी नहीं लगाऊंगा, अगर तू मेरी एक पहेली का सही सही जवाब दे देगी, मैंने अंजलि को मुस्कुरा कर बोला। क्या? अंजलि ने मेरी तरफ असमंजस से देखा। मुरैना की क्या चीज मशहूर है? मैंने अटपटा सा सवाल किया। जी गज्जक, अंजलि ने तुरंत जवाब दिया। और आगरा की क्या चीज मशहूर है? मैंने फिर से उससे पूछा। जी ताजमहल और पेठा, अंजलि ने फिर से जवाब दिया। अगर तुम्हारे चाचा का नाम राजवीर है तो तुम्हारे पापा का नाम क्या होगा? मैंने इस बार पहले से धीमी आवाज में कहा। जी धर्म। इतना बोलते ही अंजलि ने मेरी तरफ घूर कर देखा। तुम? वह भी कुछ बोलना चाह रही थी कि मैंने आंखों के इशारे से कुछ भी बोलने से मना किया। लड़की समझदार थी, मेरा इशारा तुरंत समझ गई। मैंने एक बार फिर उसे अपनी बाहों में भरा और लाइट बंद करने के लिए बढ़ा। ये हमारा कोडवर्ड था कि लाइट बंद करते ही हमें एक्शन में आ जाना था। मैंने लाइट बंद की और अंजलि को अपनी बाहों से आज़ाद कर दिया।
अब शायद हिडन कैमरा में आने की हमारी गुंजाइश कम थी। अगर सच में वहाँ कैमरा लगे होंगे तो? अंजलि अभी भी मुझसे चिपकी हुई खड़ी थी। जाओ, तुम बेड पर बैठ जाओ। अभी थोड़ी देर में यहाँ पुलिस आने वाली है, फिर तुम आज़ाद हो जाओगी। हम यूपी पुलिस से हैं, मैंने फुसफुसा कर अंजलि को बोला, जिसे सुनकर शायद अंजलि की आंखों में भी चमक आ गई होगी। दूसरे कमरे में भी शायद राजन भागव अपनी आगे की कार्रवाई में लगे हुए थे। साथ वाले कमरे में बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। लाइट बंद किए हुए लगभग 10 मिनट का समय हो चुका था। अब तक तो पुलिस को आ जाना चाहिए था। मैंने अपने मोबाइल की ओर देखा, उस पर भी कोई मैसेज नहीं था। मैंने एक मैसेज अपने मुखबिर को भेजा जिसमें लिखा था, बाहर क्या माहौल है, लेकिन मेरे मुखबिर का भी कोई रिप्लाई नहीं आया। अब मेरी छठी इंद्री मुझे सचेत कर रही थी कि कुछ न कुछ गड़बड़ हो चुकी है। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। मैं उस आवाज को सुनकर बुरी तरह कांप गया। मैंने जेब में अपनी पिस्तौल को टटोला। शुक्र है वो वहीं सही सलामत मेरी जेब में मौजूद थी। मैंने अंजलि को अपने पास बुलाया। लगता है हमारे बारे में इन लोगों को मालूम पड़ गया है, मैंने फुसफुसा कर अंजलि को बोला। क्या? अंजलि का स्वर भी कांप रहा था। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा, घबराना बिल्कुल भी नहीं। अब जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। अब दरवाजा खटखटाने की आवाज़ निरंतर तेज हो रही थी। मुझे नहीं पता था बाहर कितने लोग मेरे स्वागत की तैयारी में थे। आपका खादिम बुरी तरह फंस चुका था। मैंने अंजलि को दरवाजे के साइड में खड़ा होने का कहा ताकि दरवाज़ा खुलते ही किसी को सीधी नज़र हम पर ना पड़ सके। हम इस बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर थे। अब इनसे मुकाबला किए बिना यहाँ से निकलना संभव नहीं था, या फिर पुलिस ही हमें यहाँ से बचा सकती थी। लेकिन पुलिस का मामला तो फेल हो चुका था। अब वो लोग दरवाजे पर जोर जोर से टक्कर मारना शुरू कर चुके थे। मुझे नहीं पता था कि साथ वाले कमरे में राजन और शिवानी के साथ क्या हुआ था और अब हमारे साथ क्या होने वाला था। दरवाजा पुराना था, जैसा हम गांव की हवेलियों में फिल्मों में देखते हैं। तभी इतने धक्कों के बाद भी दरवाजा टस से मस नहीं हुआ था। बाहर जद्दन भाई गुस्से में गालियां की बौछार कर रही थी। जब तक दरवाजा नहीं खुलता तब तक हम सेफ थे। अंजलि बुरी तरह से डरी हुई थी। मैंने अपने फ़ोन से राजन भागव को फ़ोन मिलाया, लेकिन फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। अब तो ये पक्का था कि राजन और शिवानी इस समय किसी मुसीबत में फंस चुके थे। मुझे अशोक बिहार थाने के इंचार्ज इंस्पेक्टर निरंजन शर्मा की याद आई। वो शायद इस मौके पर मेरी मदद कर सकते थे। मैंने इंस्पेक्टर शर्मा को फ़ोन मिलाया। 3-4 रिंग के बाद शर्मा जी ने फ़ोन उठा लिया। कोई और मौका होता तो मैं शायद दुआ सलाम भी करता और हालचाल भी पूछता, लेकिन ये मौका इस समय इन बातों का नहीं था। मैंने शर्मा जी को पूरी बात बताई। मेरी बात सुनकर शर्मा जी बिल्कुल खामोश हो गए। अनुज, इस वक्त तुम्हारी जान खतरे में है और हो सकता है उस रेलवे पुलिस के अधिकारी को इन लोगों ने मार भी डाला हो। मैं कमला मार्केट थाने में बात करके वहाँ पुलिस फोर्स भिजवाता हूँ। तब तक तुम दरवाज़ा मत खोलना, शर्मा जी ने मुझे हिदायत दी। बाहर से जद्दन भाई बार बार अपने आदमियों को दरवाज़ा तोड़ने के लिए ललकार रही थी। अंजलि भी डर से थर थर कांप रही थी। वो दौड़कर आकर मुझसे चिपक गई। मुझे डर लग रहा है सर, अब क्या होगा? अंजलि के स्वर में डर साफ झलक रहा था। तुम डरो मत, मैं हूं ना। मेरे रहते हुए कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, मैंने अंजलि के सिर पर स्नेहवश हाथ फेरते हुए कहा। मैंने अपने पिस्तौल पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। अगर आमना सामना हो ही जाता है तो 3-4 को तो ऐसे टपका ही सकता था। मेरे पास लाइसेंसधारी पिस्तौल थी, इसलिए गोली चलाने में मुझे कोई परेशानी नहीं थी। अगर ऐसी सिचुएशन में भी गोली नहीं चलाऊंगा तो कब चलाऊंगा? अभी तक शुक्र ये था कि दरवाज़ा वो लोग खोल नहीं पाए थे। तभी फ़ोन पर शर्मा जी का नंबर चमका। मैंने तुरंत फ़ोन उठाया। बोलिए शर्मा जी, क्या हुआ? मैंने तुरंत शर्मा जी से पूछा। वहाँ तो कब से पुलिस टीम तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार कर रही है। खुद SHO इस टीम को लीड कर रहे हैं। तुम फिक्र मत करो, कुछ ही देर में पुलिस वहाँ पहुँच रही है। इतने में तुम इनको उलझा कर रखो।
शर्मा जी की बात सुनकर मैंने राहत की सांस ली। ठीक है साहब, तब तक मैं संभालता हूँ इन जिस्म के सौदागरों को, मैंने शर्मा जी को बोला। अब मेरी आवाज़ में भी हौसला टपक रहा था। मैंने फ़ोन रखी ही था कि मुगलकालीन दरवाज़ा धड़ाम से आवाज़ के साथ कमरे के बीचों बीच गिरा। आपका ये सेवक उस दरवाजे के लपेट में आते आते बचा। मैंने देखा कम से कम 15 से 20 लोग दरवाजे के उस तरफ हमें कहर बरपाही नजरों से घूर रहे थे। साले, हमारे कोठे से लड़की को भगाएगा? देख अब साले, तुझसे इसी कोठे पर मुजरा न करवाया तो जुम्मन मेरा नाम नहीं, एक आदमी उनमें से बोला। मैंने अपनी पिस्तौल को निकालकर उस आदमी की तरफ तान दी जिसका नाम जुम्मन था। सभी दरवाजे के उस तरफ खड़े रहो, अगर किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो गोलियां से भून दूंगा, मैंने किसी फिल्म हीरो की तरह डायलॉग मारा। बेटा, तू क्या सोच रहा है कि इस खिलौने के दम पर तू लड़की को यहाँ से ले जाएगा? ये तो तेरी बहुत बड़ी गलतफहमी है। जुम्मन मियाँ बोल रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर पिस्तौल का खौफ अलग ही नजर आ रहा था। आजा फिर, पहले तू ही आजमा ले इस खिलौने की ताकत। आगे आजा जुम्मन बेटा, सबसे पहले तुझे ही जहन्नुम में पहुंचाता हूँ, मैंने जुम्मन को ललकारते हुए कहा। मैं पुलिस के आने तक बस इन लोगों को उलझा कर रखना चाहता था। तभी उस भीड़ में से किसी ने आगे बढ़ने की हिमाकत कर ही दी और अपनी बात की लाज रखने के लिए आपके इस सेवक को अपनी पिस्तौल की नली का मुंह खोलना ही पड़ा। गोली उस आगे बढ़ने वाले लड़के की टांग में लगी थी और वो वहीं दरवाजे पर पैर रखने से पहले ही धराशायी हो गया। मैं अभी हक्का बक्का उसे देख ही रहा था कि भीड़ का एक रैला मेरी तरफ बढ़ा और झपट्टा मारकर मेरी पिस्तौल को अपने कब्जे में ले लिया और फिर आपके खिदमतगार पर लात घुसों की बरसात होने लगी। मुझे पता नहीं कि फिर मेरे साथ क्या हुआ। कितनी देर पिटने के बाद मैं बेहोश हुआ था। जब होश आया तो खुद को एक कमरे में बंद पाया। शुक्र यह था कि मेरे साथ कमरे में राजन भार्गव भी थे, लेकिन अंजलि और शिवानी अब फिर से गायब थी। दोस्तों, आगे क्या हुआ जानने के लिए जुड़े रहिए मेरी चैनल रोजू द स्टोरी टेलर के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगली भाग मैं कल ही अपलोड करूंगी। धन्यवाद।